वीडियो में हम लोग डेविस के अपर्दन चक्र के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। डेविस ने स्थल रूपों के विकास से संबंधित कई समान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका भूआकृतिक सिद्धांत कई सिद्धांतों का समूह था, जैसे सरिता का जीवन चक्र 1899 में दिया था, शुष्क अपर्दन चक्र जो 1903, 1905 और 1930 में दिया था, भौगोलिक चक्र जो 1899 में दिया गया था, हिमानी अपर्दन चक्र जो उन्होंने 1900 से और 1906 में दिया था, सागरीय अपर्दन चक्र जो उन्होंने 1912 में दिया था। इन्होंने परिहिमानी और काष्ठ क्षेत्रों से निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित किसी भी स्थलाकृतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो डेविस के अनुसार जो है बहिर्जनित भू संचलन से पृथ्वी के सतह पर होने वाली परिवर्तन के संदर्भ में पावेल ने आधार तल की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार अपर्दन क्रिया आधार तल तक होती है, अर्थात जब स्थलाकृतियाँ आधार तल यानी मुख्यतः जब समुद्र जल स्तर पर को प्राप्त कर लेती हैं तब अपर्दन की क्रिया समाप्त हो जाती है। पावेल की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए डेविस ने स्थलाकृतिक विकास से संबंधित अपने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार अपर्दन चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन की क्रिया द्वारा आधार तल को प्राप्त कर लेता है। डेविस के अनुसार स्थलाकृतियाँ स्थलाकृतिक संरचना प्रक्रम और अवस्था के प्रतिफल होते हैं। इसे डेविस के त्रिकूट भी कहा जाता है। डार्विन के विकासवाद की जो संकल्पना है इससे प्रभावित होकर के इन्होंने स्थलाकृतियों के विकास की तुलना जैविक समुदाय और या घटक से की थी। इनके अनुसार स्थलाकृतियों का भी एक अपना जीवन चक्र होता है और इसके विकास यात्रा को भी जैविक घटकों के समान युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में विभाजित किया था। इनकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे उत्थान अल्पकालिक व तीव्र गति से होता है। उत्थान जो होता है अल्पकालिक कम समय में तेजी गति से होती है। युवावस्था में स्थितिज और गतिज ऊर्जा अत्यधिक होता है। उत्थान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही अपर्दन की प्रक्रिया शुरू होती है। नदियाँ तब तक अपर्दन करती हैं जब तक वह प्रमाणित न हो जाएं या आधार तल को प्राप्त न कर लें। अल्पकालिक तीव्र उत्थान के बाद स्थलाकृतिक दीर्घकाल तक जो है स्थिर रहती हैं, जिसे तैयारी की अवस्था कहते हैं। इसे अपर्दन चक्र की अवस्था में स्थान नहीं दिया जाता है। इस अवस्था में स्थलाकृतियाँ अल्पकाल में ही तीव्र गति से उठ जाती हैं। अब इनकी जो है मुख्य संरचना, डेविस का मॉडल एक समय नियंत्रित मॉडल है। उनके अनुसार स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है। इनके अनुसार अपर्दन चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर के एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इन्होंने अपने भौगोलिक चक्र को 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। डेविस के उत्थान के प्रक्रिया के समाप्ति के बाद उत्थान और ये जो है डेविस के अनुसार जब उत्थान की जो प्रक्रिया है इसकी समाप्ति के बाद ही अपर्दन का कार्य शुरू होता है। डेविस ने इसे तैयारी की अवस्था कहा है और अपने मॉडल में इसकी स्थापना नहीं किया। अब जो है इन्होंने
अपने अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है इसको 3 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें पहली अवस्था है युवावस्था, यूथ स्टेज। अपर्दन चक्र की युवावस्था में निक्षेप और निपेक्ष और इसके सापेक्ष उच्चावच जो है इसकी अधिक होती है। इस अवस्था में कई विशिष्ट स्थलाकृतियों का जन्म होता है, जैसे वी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिप्रिका, गार्ज और कैनियन। सर्वप्रथम ढालों के अनुरूप अनुवर्ती नदियों का विकास, छोटे नदियों और सहायक नदियों की संख्या कम होती है। इस अवस्था में जल विभाजक की चौड़ाई काफ़ी अधिक होती है। शीर्षवर्तीय अपर्दन द्वारा सरिता अपहरण की घटना इस अवस्था की एक प्रमुख घटना है। घाटी के गहरे होने की अवस्था भी इसे कहा जाता है। पादपाकार अपवाह प्रतिरूप का विकास इसके अंतर्गत होता है। बोझ कम होने के कारण यानी परिवहन क्षमता के अनुरूप नदी की जो बहाव गति है वो तीव्र होती है, यानी तेज होती है। अपर्दन सर्वाधिक होता है, किंतु जो है ढाल अधिक होता है इसमें। दूसरी जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था है, मैच्योर स्टेज। जब क्षैतिज अपर्दन की दर ऊर्ध्वाधर अपर्दन की दर से अधिक हो जाती है, वैसी स्थिति में स्थलाकृतिक अपनी विकास की प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है। चूँकि इस अवस्था में पार्श्विक अपर्दन के द्वारा घाटी चौड़ी होती हैं, इसलिए इसे घाटी के चौड़े होने की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्ष उच्चावच दोनों में तेजी से कमी आती है। पार्श्विक अपर्दन के कारण जल विभाजक काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं और जलप्रपात और क्षिप्रिका, वी आकार की घाटी जैसी स्थलाकृतियाँ लुप्त हो जाती हैं। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, तटबंध आदि नई स्थलाकृतियाँ विकसित हो जाती हैं। सहायक नदियों की संख्या अत्यधिक जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु एक दूसरे से विस्तृत होकर मिलने से इनसे गिरिपदीय जलोढ़ मैदान का निर्माण हो जाता है। मुख्य नदी के आधार तल को प्राप्त कर क्रमबद्ध हो जाने साम्यावस्था की परिच्छेदिका का निर्माण हो जाता है। इस तरह नदी के अपर्दन एवं निक्षेप कार्यों में संतुलन स्थापित होता है। समुद्री भागों में बल खाती हुई प्रवाहित नदियों के द्वारा विसर्पों, गोखुर झीलों और तटबंधों का निर्माण होता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था इन्होंने बताया था वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज। वृद्धावस्था नहीं, ओल्ड स्टेज। जब ऊर्ध्वाधर अपर्दन का जो दर है स्थगन हो जाता है तो स्थलाकृतिक अपने विकास की जो वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। इस अवस्था में क्षैतिज अपर्दन के साथ अवसादों के निक्षेप के कारण निक्षेप तथा सापेक्ष उच्चावच में तीव्र गति से कमी आती है। इस अवस्था में पार्श्विक अपर्दन और घाटी के चौड़े होने का कार्य जारी रहता है। सहायक नदियों की जो संख्या है प्रौढ़ावस्था से कम किंतु वृद्धावस्था से कम हो जाती है। सहायक नदियों की जो संख्या है या प्रौढ़ावस्था से कम किंतु वृद्धावस्था से कम हो जाती हैं। सहायक नदियाँ आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं। इस अवस्था में निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम हो जाते हैं। जब स्थलाकृति अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है तब स्थिति में आकृति विहीन समतल मैदान का निर्माण होता है, जिसे डेविस ने अपने जो इस संकल्पना इसमें उसको पेनी प्लेन कहा है। पेनी प्लेन पर कठोर चट्टानों से निर्मित अवशिष्ट स्थलाकृतियों को मोनाडाइक कहा जाता है। इस अवस्था में विसर्प और गोखुर झील का विस्तार, डेल्टा आदि विशिष्ट आकृतियों जो है विकसित हो जाती हैं। डेविस ने अपने जो है भौगोलिक चक्र का वर्णन करते समय
नदी प्रक्रम की जो के महत्व को भी समझाया है, दिया है। अब जो है डेविस के अपर्दन चक्र की कुछ आलोचनाओं के बारे में जानते हैं। तो पहली आलोचना जो की गई थी इनके लिए तो जो थी कि इनके अनुसार जो अपर्दन चक्र के दौरान स्थलाकृतियाँ दीर्घकाल तक स्थिर रहती हैं। हम जानते हैं कि जो प्लेटें हैं वो गति करती हैं। दूसरी आलोचना यह है कि इनके अनुसार स्थलाकृतियाँ 3 अवस्थाओं से गुजर करके साम्य अवस्था की परिच्छेदिका की स्थिति प्राप्त कर लेती हैं, जबकि हम जानते हैं कि भूसंचलन के कारण स्थलाकृतिक चक्र में व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। तीसरी जो इनकी आलोचना है वह है कि इन्होंने अपने मॉडल में समय को अधिक महत्व दिया है और स्थलाकृतिक संरचना और प्रक्रम को कम महत्व दिया है, जबकि हम जानते हैं कि जो स्थलाकृतिक विकास है इसमें स्थलाकृतिक संरचना और प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगली आलोचना में बताया गया है कि इनके अनुसार जो स्थलाकृतियाँ हैं वो उद्विकास सिद्धांत का अनुसरण करती हैं, अर्थात वह क्रमशः प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय चक्र से होकर के विकास प्रावस्थाओं को प्राप्त करती हैं, जबकि हम जानते हैं कि एक अपर्दन चक्र के अंतर्गत विभिन्न भागों में अपर्दन चक्र की तीनों अवस्थाओं की विशेषताओं को देखा जा सकता है। इनकी अगली आलोचना है कि ये जलवायु परिवर्तन को महत्व नहीं देते हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास का अटल सत्य है। इनके अनुसार उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि दोनों प्रक्रिया एक साथ कार्य करते हैं, जिसे हम संयुक्त रूप से अनाच्छादन कहते हैं। अब इनकी जो प्रासंगिकता है, प्रासंगिकता पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रलयवाद की संकल्पना, एक रूपतावाद के सिद्धांत और गिलबर्ट के अनुसार भूआकृति नियमों ने भूविज्ञान के साथ साथ भूआकृति विज्ञान के विकास हेतु आधार का कार्य किया। डेविस ने अपने अपर्दन चक्र के माध्यम से उपरोक्त नियमों को उन और संकल्पनाओं का जो है उपयोग किया। वर्तमान में स्थल रूप विकास का सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जो भी अध्ययन हो रहा है उसमें डेविस की अहम भूमिका रही है। डेविस के अपर्दन चक्र के बिना स्थल रूप विकास सिद्धांत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये रहा डेविस के अपर्दन चक्र की सिद्धांत।